My name is Ankit Sharma. So today we'll be discussing chapter 5 of class 10th NCERT, that is periodic classification of elements. So what do we mean by classification? As you all know, elements के बारे में तब सबको पता होगा, हम पहले बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं elements के बारे में. But now comes the question that why do we need to classify these all these elements? So in order to answer this question, you have to ये flashback your memory. आप लोग स्कूल्स में पढ़ते थे, स्कूल्स में आप लोग को याद होगा कि आप लोगों की क्लासेस होती थी. अब क्लासेस में क्या होता था, हर क्लास में डिफरेंट बच्चे होते थे. ठीक है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते थे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास या 12th क्लास के बच्चे के साथ बिठा देते थे. हम ऐसा नहीं करते थे. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास के, उनका नॉलेज लेवल अलग था, इनका नॉलेज लेवल अलग है. मतलब कि दे आर शोइंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड दे आर शोइंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. तो टू मेक अवर स्टडीज बनाने के लिए कि मतलब टीचर को इसको क्या पढ़ाना है, उसको क्या पढ़ाना है, डिफरेंशिएट कर पाए, इसीलिए हमने क्लासेस में उनको क्लासीफाई किया. एज सिमिलरली हम एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई करते हैं अलग अलग हमारे क्लासेस में, जिससे हमें पता लग पाता है कि हमारा ये एलिमेंट इस क्लास में लाई करता है, उसकी स्टडी इजी होती है. दैट इज व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. ठीक है. सो देखिए, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो चैप्टर करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए बहुत ट्राई हुए थे. तो सबसे पहला जो क्लिनिकल ट्राई था, जिस पर्सन ने किया था, उनका नाम था डोबेरनियर. ठीक है, उन्होंने ट्राइड्स दिए. सो व्हाट डू वी मीन बाय ट्राइड्स? सो लेट्स डिस्कस दीज ट्राइड्स इन लिटिल ब्रीफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ट्राइड्स. तो देखिए, ट्राइड्स का मतलब होता है तिगड़ी. ठीक है, जैसे समझ लीजिए तीन बंदे हैं. ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. ओके, तो डोबरनेट जी का कहना था कि ये जो फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन है, ठीक है, इनका जो मास होगा ना, इनके मास का जो एवरेज होगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वुड बी रफली इक्वल टू सेकंड एलिमेंट. तो उसने तीन तीन की ऐसी तिगड़ी बनाई, मतलब टीम बनाई. ठीक है, उन टीम में उसने तीन एलिमेंट्स रखे, और उन तीन एलिमेंट्स को उसने क्या बताया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम रहेंगी, कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट होगा उस ट्राइड के अंदर, ठीक है, इसका और इसका जो मास रहेगा वो थर्ड वाले के, सेकंड वाले के इक्वल रहेगा. इन दोनों के मास के एवरेज इस सेकंड वाले के इक्वल रहेगा. तो ये कहना था डोबरनियर का. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये इनकी आप कह सकते हो इनका प्रिंसिपल था. तो देखिए, इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपसे ना ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी. आपसे पूछा सकता है प्रिंसिपल क्या था जिस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया था. तो डोबरनियर का ये प्रिंसिपल था कि ट्राइड्स बनाए उन्होंने, और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा दैट वुड बी इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लॉ, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो देखिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव करते हैं. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को करते टाइम हम देखते हैं कि इसका पहले प्रिंसिपल क्या था. देखिए, न्यूलैंड जी ने ऑक्टेव्स, आप सबको पता होंगे ऑक्टेव्स क्या होते हैं. अगर आपने ये तो मतलब बहुत सिंपल है, सारेगामा पाधानी जो हमारे इंडिया में चलते हैं. ठीक है, अगर आपको ना याद आ रहे हो कि मतलब क्या होता है ये सब, तो आप लोगों को मतलब जो यूट्यूब देखते हैं उनको ये तो इनको जानते होंगे. ठीक है, हारमोनियम नवाज, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है, बहुत पॉपुलर मीम्स है इनकी. ठीक है, तो अपने टॉपिक पे चलते हैं. हमारा टॉपिक क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो ये न्यूलैंड से ना इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक. ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने लॉ का नाम क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो याद रखिए कि अगर पूछेगा ना कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, तो यू शुड रिमेंबर दिस नेम, न्यूलैंड. ठीक है, इन्होंने दिया था. इन्होंने देखो क्या बोला था, अब आगे देखते हैं. तो ये इनका लॉ था. ये देखिए, इस टेबल में आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे. देखिए, इस लॉ में इन्होंने बोला कि ये देखिए, ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव चल रहा है, जैसे डो रे मी फा सोला टी, दिस इज इंग्लिश वाला, एंड सारेगामा पादानी दिस इज हिंदी वाला. ठीक है, तो हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे करके सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हर जो एट एलिमेंट होगा ना, ठीक है, हर जो एट एलिमेंट होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेंगी. ठीक है,
सो यू कैन सी हेयर एज वेल कि जो लिथियम है इसकी ये और सोडियम, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने बोला कि सेम मिलेंगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसने क्लासिफाई किया हर एक 8th एलिमेंट को एक साथ एक ब्रैकेट में रख दिया, तो उसने बोला जो जो इस ब्रैकेट में आ रहे हैं ना सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलेंगी। सो दिस वाज हिज लॉ, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने बात की। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गई इनकी लॉ की बात, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे इनका जो लॉ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इनका लॉ सक्सेसफुल ना होने के देखिए कारण देखते हैं क्या थे, रीजन थे कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, ये पहली बात तो कैल्शियम तक वैलिड था, ठीक है। आफ्टर कैल्शियम यहाँ जो ये लॉ था ये वैलिड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और चीज देखते हैं कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, जब ये डिस्कवर हुआ था, मतलब जब ये एप्लीकेशन दी गई थी, तब ओनली 56 एलिमेंट्स थे जो एग्जिस्ट करते थे नेचर में। बट आफ्टर दैट वी नो एज ऑफ नाउ देर आर मोर देन 100+ एलिमेंट्स, ठीक है। तो और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो उन एलिमेंट्स को इस टेबल के अंदर फिक्स करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। अब जो थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन है, दिस इज मच एंड मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए लास्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, सॉरी लिमिटेशन पढ़ते हैं। इसने क्या किया देखो कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। अब देखिए, आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि न्यूलैंड जी ने क्या किया था, ये देखिए दो दो एलिमेंट एक साथ फिक्स कर दिए, ठीक है। अब दो दो एलिमेंट्स एक साथ फिक्स कर दिए। अब इनको फिक्स करने से नुकसान क्या हुआ, इनको फिक्स करने से नुकसान ये हुआ कि आपका जो ऊपर के एलिमेंट्स है, ये वाले जो एलिमेंट्स है, इनकी जो प्रॉपर्टी थी इनके साथ सिमिलर नहीं हो पा रही थी, ठीक है। इसने जबरदस्ती फिक्स कर दिया सो दैट कि ये जो एलिमेंट्स है यहाँ जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट वुड बी समवट सिमिलर टू दीज एलिमेंट्स, ठीक है। बट दिस वाज नॉट द केस, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो कोबाल्ट निकल है ना उनको सेम स्लॉट में प्लेस किया गया था। बट अगर हम देखें ध्यान से कि फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन भी उस केस में था, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत डिसिमिलर है, ठीक है। आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज कोबाल्ट से सिमिलर थी, ठीक है, बट वो अलग अलग स्लॉट्स में बुक्ड थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से जो आगे आने वाला है ना, that is that is something you should say, you could say that is a revolution towards classifying elements, or you could say in drawing periodic table, ठीक है। so let's discuss this। तो देखिए ये आपके रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीव, ठीक है। एक्चुअली ही वाज अ केमिस्ट एंड लेटर ही वाज नोन एज अ रिनाउंड साइंटिस्ट, ठीक है। बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में उन्होंने, ठीक है। बट स्ट्रगल हमारे एग्जाम में नहीं आएगा तो हम एग्जाम अभी छोड़ देते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो यू कुड रेफर दिस इन क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5, ठीक है। दिस इज आई थिंक वेरी मोटिवेटिंग थिंग, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पेपर के हिसाब से जरूरी है ना, वो ये चीज है कि जो उनका प्रिंसिपल क्या था, किस प्रिंसिपल पे उन्होंने चीजों को डिजाइन किया था। सबसे पहले देखिए, आप थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं। उन्होंने ना सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया, किसके लिए, इनको सिलेक्ट किया इसने बाकी कंपाउंड्स के बेसिस के लिए। बिकॉज द रीजन फॉर चूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज कि दे वर वेरी रिएक्टिव एंड most of the compound forms in our nature are from hydrogen and oxygen, as you all know that majorly compounds are either hydrates or either oxides। तो जो हाइड्रोजन से बनते हैं they are hydrates, and जो ऑक्सीजन से बनते हैं they are oxides, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बेसिस पे जो ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रेट्स बनते हैं, उनको एक साथ क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, ठीक है। 63 कार्ड्स पे सबकी प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टीज उनको सिमिलर मिलती गई, उन्होंने क्या किया, उन कार्ड्स को एक साथ एक पिन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनको क्या वहां से पता लगा कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है ना, ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल में किस बेसिस पे आपके अरेंज हुए थे, इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो वहीं से उन्होंने अपना एप्लीकेशन या आप कह सकते हो प्रिंसिपल निकाला, सॉरी एप्लीकेशन में प्रिंसिपल, उन्होंने प्रिंसिपल निकाला कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो आप सुनिए एक बार कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे
अपने एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है। सो दिस मींस कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास चेंज होता जाएगा ना, वैसे वैसे एलिमेंट्स की और एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होती जाएंगी। ठीक है। और जितने भी आपके एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अपने हमारे नेचर के अंदर, सबका जो मास है ना, इंक्रीज अगर हम करते जाएं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर करती जाएंगी। ठीक है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, किसी की केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपको सेम नहीं मिलने वाली। और उनका ये भी कहना था कि दो एटम्स का कभी भी मास सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात बाद में हालांकि गलत होगी, बट अभी के लिए हम देखते हैं कि इन्होंने कितना बढ़िया पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था। वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे सबके लिए पीरियोडिक टेबल बनाना मुश्किल हो रहा था, और जो उनके टेबल्स बन रहे थे दैट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, और टेबल के अंदर उन्होंने 8 तो ग्रुप्स बनाए। ठीक है, 8 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर वर्टिकल एंड दीज आर पीरियड्स विच आर हॉरिजॉन्टल। 6 पीरियड्स बनाए उन्होंने, और बाकी 8 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो देखिए यहां बात को ध्यान से समझिएगा कि जो जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने ऑक्साइड इस फॉर्म में बनाते हैं R2O की फॉर्म में, जैसे कि H2O। ठीक है, H2O, R का मतलब यहाँ पे आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा R का मतलब एलिमेंट है। और इफ यू से कि इस फॉर्म में जो भी बनाता है एलिमेंट्स को, दे आर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन रखा है, Li रखा है मतलब लिथियम रखा है, ये भी इस फॉर्म में बनाता है। ठीक है, फिर उन्होंने रखे जो आरओ के फॉर्म में बनाते हैं। आरओ मतलब, आर मतलब एलिमेंट का नाम, ओ मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए बीईओ, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड। एमजीओ, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे इस फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इसलिए उनको उसने इस फॉर्म में रखा। ठीक है, बाकी हाइड्रेट्स भी ऐसे बनाते हैं, जैसे आप कह सकते हो आर एच मतलब, आर एच मतलब है एच एच। ठीक है, एच प्लस एच इज एच टू, तो ये इस फॉर्म में फॉर्म करेगा। ठीक है, एल आई एच, ठीक है, एन एच। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में फॉर्म्स करेंगे अपने कंपाउंड्स को। तो इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स को इस फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। आप इस चीज को अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, जो मैंने लास्ट 2-3 मिनट समझाया ना, यू कुड रिवाइंड दोज 2-3 minutes and you would be definitely be able to understand what I am saying। ठीक है, सिमिलरली देखिए आगे पैटर्न भी है, R2O3 RO2, मतलब देखिए जितने भी आपके एलिमेंट्स बनेंगे ना, जैसे देखिए RO2 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, RO2 की फॉर्म में मतलब R आपका कंपाउंड है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड ले लीजिए C। ठीक है, तो R की जगह हमने C प्लेस कर दिया, O2 की जगह O2 कर दिया। तो मतलब क्या था इसका, इसका मतलब ये था कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सॉरी इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो इस फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, मतलब O2 की फॉर्म में। ठीक है, मतलब उनके पीछे जो O होगा वो डाइएटॉमिक होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, SiO2। ठीक है, TiO2, तो ये इस फॉर्म में आपके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज हिज पीरियोडिक टेबल, बहुत ही सक्सेसफुल था। ठीक है, दिस वाज ट्रांजिशन सीरीज। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांजिशन सीरीज? ये वो एलिमेंट्स थे जो बाकी एलिमेंट से डिफर करते थे। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, अब देखिए अचीवमेंट्स तो हमने आपको सारी बता दी। अब देखिए एक बड़ी अचीवमेंट थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो एट दैट टाइम प्रेडिक्टिंग दिस थिंग वाज वेरी 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 सक्सेसफुल। देखिए मेंडलीव ने ना कुछ गैप छोड़ दिए अपने पीरियड टेबल में। ठीक है, उन्होंने ना ये बोला कि हम अपने पीरियड टेबल में इसको फुली फिल नहीं करते। द रीजन बिहाइंड इट, ही वाज वेरी मच फैमिलियर दैट कि बाद में उनको और एलिमेंट्स मिलने वाले। देखिए ये खाली छोड़ दिया, ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड दिस वाज कि उनको पहले से ही पता था कि आगे जाके और एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर दिस रीजन उन्होंने यहाँ पे खाली स्पेस रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये खाली स्पेस रखा उन्होंने यहाँ पे, और बाकी एलिमेंट्स वहां पे फिट कर सकें, ऐसा उन्होंने अपनी यहाँ पे डिजाइन की। ठीक है, अब देखिए जितने भी उन्होंने ना खाली स्पेस छोड़े और जो उनको एलिमेंट्स मिलते गए, उनका उसने क्या किया, उन्होंने उनका नाम रखा संस्कृत न्यूमेरल के नाम से। ठीक है, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए इन्होंने, उनको स्कैंडियम मिला, गैलियम मिला, तो इन्होंने क्या नाम रख दिया उसका, एका गैलीलियम। ठीक है, एका जर्मेनियम। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उनकी नेमिंग की कि ये बाद में मिल सकते हैं उनको, उन्होंने मतलब ये पोटेंशियल एलिमेंट्स थे जो अपने उसमें प्लेस कर सकते थे, तो इन्होंने उस टाइम पे रफली प्लेस कर दिया ताकि बाद में जाके ये इजीली प्लेस हो पाए। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम ना हो प्लेस प्लेस करने में इनको। ठीक है, सो दिस वाज हिज अचीवमेंट।
अब बात कर लेते हैं कि और क्या अचीवमेंट्स, क्या फेलियर्स थे इनके। ठीक है। देखो, अब जितने भी इन्होंने ना एविडेंसेस प्रोवाइड किए अपने पीरियोडिक टेबल के लिए, वो काफी ज्यादा मतलब इनके टेबल देने के बाद जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद भी सक्सेसफुल थे। द रीजन बिहाइंड, देखो जितने भी इन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़े थे ना, वहां पे वो नोबल गैसेस को पुट कर सकते थे। ठीक है। अब देखिए, नोबल गैसेस बनी तो मतलब डिस्कवर तो काफी लेट हुई थी। ठीक है, वहां पे सारी नोबल गैसेस को प्लेस करना मुश्किल था। ठीक है, बट वेरी फ्यू नोबल गैसेस कुड बी प्लेस उन दोज बॉक्सेस। सो दिस later came to be a limitation, but initially this was a tremendous achievement because at the time no one was aware that we will be able to find such gases which are inert, I mean they are non reactive in nature। ठीक है, तो ऐसे भी गैसेस मिलेंगे ऐसा किसी को पता नहीं था। ठीक है, बट बाद में मिली। तो उन्होंने स्पेसेस छोड़े हुए थे, और देखो आप ज्यादातर ना तो राइट, जो राइट साइड थी ना, वहीं पर उन्होंने स्पेसेस ज्यादातर छोड़े होते। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या थी इनके टेबल की? लिमिटेशन देखिए, सबसे बड़ी उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स है दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब एक एलिमेंट का एक ही मास हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब अगर मास चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उनका कहना यह था कि अगर मास चेंज हो रहा है तो मतलब एलिमेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, बट दिस वाज नॉट द केस। आपको पता होगा आइसोटोप्स और आइसोबार्स बाद में डिस्कवर हुए थे। ठीक है, आइसोबार्स में क्या होता है कि आपका सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक मास मिलेगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर मिलेगा। बट उनका तो कहना था कि एक मास का एक ही एलिमेंट हो सकता है, तो दिस वाज द लिमिटेशन। आइसोटोप्स मिले, उन्होंने बोला कि एक एलिमेंट है उसका मास फिक्स होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन है, उसका मास 12 रहेगा, ऑक्सीजन है, उसका मास 16 रहेगा। ठीक है, बट दिस वाज नॉट द केस, बिकॉज आपको पता है कि आइसोटोप्स होते हैं या फिर एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव बन सकता है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, बट जैसे देखिए अगर कार्बन 4 गेन कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 4 गेन कर लेता है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका एटॉमिक मास 16 हो जाएगा तो ये, तो फिर ऑक्सीजन बनना चाहिए, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन जैसी हो जानी चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, एज यू ऑल नो कि जो कार्बन है दैट इज अ लिटिल हार्मफुल फॉर अस एंड ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो कार्बन अगर 4 एटम्स कहीं से गेन, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो वो ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा। ठीक है, बट उनका ये कहना था कि अगर एटॉमिक मास सेम है तो प्रॉपर्टी सेम होगी होगी। ठीक है, तो दिस वाज द लिमिटेशन, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आर देयर लिमिटेशन। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी हाइड्रोजन की प्लेसिंग में, कि वो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पा रहे थे कहीं पर भी। ठीक है, हाइड्रोजन की प्लेसिंग उनके लिए बहुत डिफिकल्ट थी। उन्होंने हाइड्रोजन को मतलब या तो वो कह रहे थे कि हम मेटल्स में प्लेस करते हैं या फिर नॉन मेटल में, बट वो कहीं भी मतलब नहीं कर पाए थे। बट लेटर ऑन हमें पता लगा कि जो हाइड्रोजन है ना, उसकी प्लेसिंग बहुत डिफिकल्ट है। आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में पता लगेगा कि जो हाइड्रोजन है वो मेटल और नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की शो करता है। ठीक है, तो दिस इज अ लिटिल हार्ड टू प्लेस हाइड्रोजन इन द बॉक्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो चीज हुई थी दैट वाज मच रिमार्केबल। ठीक है, अब हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया था। तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आप याद रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किसने किया था? तो ये कहते हैं हेनरी मोसले ने। देखिए यहाँ पे इनका नाम दे रखा है, हेनरी मोसले डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखिए इसका आपको प्रिंसिपल याद रखना है। ठीक है, जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का प्रिंसिपल क्या था कि जितने भी एटम्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस केस में क्या है कि जितने भी एलिमेंट है वो आपके पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज के? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अब देखिए ये चीज सक्सेसफुल क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है, उन्होंने बोला कि जितने भी आपके एलिमेंट्स है ना, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मतलब उनके एटॉमिक नंबर के वो पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए एटॉमिक नंबर होता क्या है, हमने इससे पिछली क्लासेस में बात की थी इस बारे में कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ एटम। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी कम नहीं होते। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड इन नंबर। ठीक है, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड इन नंबर, इस बात को आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुड बी चेंज्ड। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है। न्यूट्रॉन इन स्पेशल केसेस कुड बी लूज्ड और गेन्ड, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, दे आर ऑलवेज डेफिनेट। तो ये जब डेफिनेट रहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आपका एक एटॉमिक नंबर के लिए सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम एक बॉक्स में एक एलिमेंट को प्लेस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वही प्लेस हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सिर्फ इसी के पास है, और इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी और एलिमेंट के पास नहीं है, क्योंकि लूज या गेन करके कोई आसपास वाला जो एटम है आपका वो इतने प्रोटॉन्स नहीं बना सकता। ठीक है, सो दिस वाज द रीजन वाई इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई इनके सक्सेस की। सो दिस वाज अवर सुंदर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक बार में छोटी पिक्चर लेते हैं इनकी। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा देखने में डिफिकल्टी होगी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, इस टेबल में आपको याद क्या क्या रखना है, मैं आपको समझा देता हूँ अभी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो चीजें रिमार्केबल है। ठीक है, सो वन ऑफ द थिंग दैट वाज रिमार्केबल वाज द प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, व्हाई इट वाज रिमार्केबल, बिकॉज उन्होंने ना उसको मेटल्स में प्लेस किया ना नॉन मेटल्स में। देखिए, यहाँ जो जितने भी ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी ग्रीन ग्रीन, ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, और जो इधर दिख रहे हैं ना आपको, ये येलो येलो, ये सारे क्या है आपके, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाले आपके नॉन मेटल्स है सारे। ठीक है, और वो वाले सारे आपके मेटल्स थे। ठीक है, ये वाले देखिए, ये वाले आपके सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और बाकी चलते हैं आगे। तो देखिए, ये चीज याद रखनी है। एक आपको चीज ये वाली याद रखनी है कि ये जो आपका ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो 13 से लेके आगे तक चल रहा है, इसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। याद रखिएगा, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड shows both the properties of metals as well as non-metals। ठीक है, they are known as metalloids। and अगर पूछता है ना कि कौन से ग्रुप में मिलते हैं आपको मेटलॉइड्स, तो दे आर प्लेस्ड इन द ग्रुप 13th टू 16th। ठीक है, 13 से लेके 16वें ग्रुप तक आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, 17th ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हेलोजेंस क्यों कहते हैं, ये चीजें सारी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए आपके पास बेशक, बट हो सकता है कि और किसी चैप्टर से रिलेट करके आपको दे दें। ठीक है, 17th ग्रुप को हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजन कहने का मतलब, देखो हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलो, समझते हो ना, हाथ मिलाना, दोस्ती करना। ठीक है, तो दे आर वेरी फ्रेंडली, ये जल्दी किसी दोस्ती कर लेते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, कि आप देखोगे यहाँ पे जितने भी आपके एटम्स है ना, सबके अंदर जो वैलेंसी है ना, सबको, सबकी वैलेंसी कितनी है? सबकी वैलेंसी 7 है। सबको चाहिए एक एक एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा भूखे प्यासे कह सकते हो आपके, बहुत ज्यादा भूखे प्यासे हैं कि जी हमें आओ और इलेक्ट्रॉन दो, हम कहीं से भी या तो छीन लेंगे या कुछ करके, ये कैसे भी करके बॉन्ड फॉर्म करने को रेडी है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हेलोजेंस कहा जाता है, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात कि आपसे पूछेगा कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, देन दैट इज फ्लोरीन। क्योंकि ये ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और इस ग्रुप में जो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये जो 18th ग्रुप है ना, ये भी बहुत स्पेशल है। द रीजन बिहाइंड इट, इट इज नोन एज द नोबल गैस ग्रुप। ठीक है, वाई? बिकॉज मैंने आपको बता दिया था भाई, नोबल गैसेस क्या होती हैं, जो वो गैसेस जो कम रिएक्टिव हो। ठीक है, उन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, कम रिएक्ट, सॉरी, जो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। रिएक्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि अपने घर में खुश है, इनके घर में सारे परिवार के मेंबर्स खुश है, ये स्टेबल होती हैं। स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि इनका ऑक्टेट फुल होता है। ठीक है, ऑक्टेट आपको अगर नहीं पता तो लास्ट क्लासेस की वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की, आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज ऑक्टेट। ठीक है, सॉरी 10th की नहीं, 9th क्लास की। ओके, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज समझने के लिए ना आपको एक बात समझना जरूरी है। चलो आपको मैं प्रॉपर्टीज सारी समझा देता हूँ, बस थोड़ी देर में समझ जाओगे। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज मैंने बहुत इजी तरीके में सारी ये चीजें डिजाइन करी हुई है। ठीक है, तो देखिए लेट्स रीड आउट ऑल दीज प्रॉपर्टीज। तो देखिए, आप इतना समझ गए हो कि ये जो हमारा
जितना भी वर्टिकल पार्ट है दैट इज नोन एज पीरियड्स, एंड दिस द वर्टिकल sorry, this is the vertical part and this is the horizontal part. ठीक है, it is known as the groups, and this is, sorry, just a second, wait, yeah. So along the left and right part, ठीक है, हमारे पास 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, और नीचे की तरफ जाओगे ना आप, तो आपके पास 7 पीरियड्स प्रेजेंट है, ठीक है, 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये देखिए 7 आपके पीरियड्स है नीचे की तरफ और आगे की तरफ 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। पर ये ग्रुप्स ऐसे चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ग्रुप्स नीचे की तरफ चलते हैं और पीरियड्स आगे की तरफ, लेफ्ट टू राइट पीरियड चलते हैं और डाउनवर्ड्स को ग्रुप चलते हैं आपके। नीचे की तरफ आपको चलेगा ग्रुप, ठीक है, और इधर की साइड को चलेगा आपका पीरियड, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मैं पी लिख देता हूं, इसको मैं जी लिख देता हूं, ठीक है। तो समझिए, देखिए समझिएगा ध्यान से कि यहां जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना, ठीक है, धीरे धीरे आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे ना तो क्या होगा, आपके एटॉमिक शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। जब आपके एटॉमिक शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक शेल्स बढ़ने का मतलब क्या है, एटॉमिक शेल्स बढ़ेंगे तो मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो फिर क्या होगा आपके पास, जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी आपकी, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो आपका एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है। जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है कि आपका जो साइज होता है ना वो इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि आपके शेल्स इंक्रीज नहीं करते, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे आपका मास नंबर बड़ा होता जाता है, ठीक है, मास बढ़ता जाता है, तो मास बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस से कौन सी एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलती है इसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो ये न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है, ये न्यूक्लियर चार्ज इस बात का ध्यान देता है कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना ये सारे बाइंडेड रहे, किससे बाइंडेड रहे, न्यूक्लियस से, ठीक है, कहीं भागे ना। तो ये न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो ये न्यूक्लियस है ना बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है इनको, ठीक है। अब जब आप अक्रॉस द पीरियड चल रहे हो तो हर बार क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक मास बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बट साइज नहीं बढ़ रहा, तो इससे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत टाइटली होल्ड करता रहा है, क्योंकि चार्ज पावर बढ़ रही है ना उसकी, उसकी पावर बढ़ रही है टू होल्ड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन जो उसके साइड में घूम रहे हैं, ठीक है, इनको होल्ड करने की पावर बढ़ती आ रही है। यहाँ क्या हो रहा है कि हर बार शेल बढ़ते आ रहे हैं, जब जैसे आप नीचे जाओगे और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर चार्ज वो तो इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट वो भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो इतना नहीं हो रहा कि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना इनको होल्ड कर पाए, ठीक है। तो ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मन की मर्जी वाले, ठीक है, जब इनका मन करेगा भाग जाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा इसका, न्यूक्लियर का, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ जो हम डाउन द ग्रुप चलते हैं ना, डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज वेरी इजी, ठीक है। आइदर इलेक्ट्रॉन्स खुद चले जाते हैं या फिर क्या होता है कि साइड बाय साइड कोई एटम जा रहा है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर लेता है। जैसे मान लिया क्लोरीन का होगा तो वो इजीली गेन कर ले, क्योंकि क्लोरीन के पास बहुत हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आपका साइज तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ आपका साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ करेगा, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर कम है, इलेक्ट्रॉन को खो देने की जो एबिलिटी वो ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी अब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना एटम, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। लूज करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ये लूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं दे रहा। बट हाँ, वो फोर्स धीरे धीरे इतना बढ़ के इतना हो गया ना कि आसपास कोई अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा है तो ये इसको भी खींच लेगा, ठीक है। तो इट इज हाई अफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो
नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगी, और यहाँ आपको क्या पता लगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप आपकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब आपने एक बात पढ़ी होगी लास्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में कि जो मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे बनते हैं? मेटल्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जैसे देखिए सोडियम, सोडियम के ऊपर आप ऊपर देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप देखोगे ना तो उसका मतलब वो मेटल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। सेम यहाँ पे कि अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज करेगी, याद रखिएगा। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाएगी और डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाएगी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या होगा, और आप जानते होंगे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब के मेटल्स होते हैं ना ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो जो जब ये हम नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो जब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके? नॉन मेटल सारे आपके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो अगर ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लगा कि ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है ना, इतना पावरफुल होता है कि वो आसपास के इलेक्ट्रॉन भी खींच लेता है। तो जब भी अब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एटम तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, एसिड्स आर नॉन मेटेलिक, एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, इस केस में सारा ऑपोजिट है, साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, एंड योर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। मेटल्स आर बेसिक ऑक्साइड्स तो बेसिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। सारा खेल साइज का है, याद रखिए। शेल्स बढ़ रहे हैं तो शेल्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो रहे हैं। ठीक है, लूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वहां से मेटल बन रहे हैं, मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड बन रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा, रिपीटेड देखिए आप इस चीज को तब आप समझ पाओगे, आप भूलोगे नहीं फिर। ठीक है, तो देखिए एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इस चैप्टर से, सिर्फ एक ही था, ज्यादा नहीं मिले, एक ही मिला था। थोड़ा साइड करके दिखाता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा किसने बोला था कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का कि ज्यादा बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन इट्स एटॉमिक मास। हमने भी पढ़ा था कि एटॉमिक मास किसने बताया था फंडामेंटल प्रॉपर्टी? मेंडलीव ने। ठीक है, बट ये किसने बोला था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? ठीक है, एटम की, ये किसने बोला था? हेनरी मोसले ने। तो इसका आंसर हेनरी मोसले हो जाएगा। CDS 1 2019 में पूछा गया था। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछेंगे इसका मतलब ये नहीं कि पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एक्चुअली। ठीक है, दिस इज वेरी रॉन्ग नोटेशन दैट यू कुड प्रेडिक्ट यूपीएससी। सो our chapter has finished over here. ठीक है, तो I want to summarize this chapter, finish this chapter with very famous quotation shared by Swapnil Walnu sir on our Telegram channel. देखिए, our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम अपने हम जो हमने सक्सेस पाई होती है ना उससे हम कभी मेजर नहीं होते, हम हमेशा मेजर किए जाते हैं कि हम जब फेल हुए उसके बाद हमने कितना स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। ठीक है, सो दिस वाज योर एजुकेटर अंकित शर्मा। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल अंकित_1001, एंड बिसाइड दैट आप स्वप्निल वालू सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग।